नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस मंच के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस क्रम में आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह टॉपिक है रीति काव्य की विशेषताएं। रीति काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम आज यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो रीति काल का विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है तथा जो उसके अलग अलग भाग हैं उनकी अपनी खास जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से उन विशेषताओं पर गौर करते हैं और एक एक करके बातचीत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रीति काल को तीन भागों में बांटा गया है। एक रीतिबद्ध साहित्य, दूसरा है रीति मुक्त साहित्य और तीसरा है रीति सिद्ध साहित्य। यानी रीतिबद्ध जो रीतियों के अनुसार बदकर लेखन कार्य करता है, तो उस तरह के जो भी आचार्य या कवि उस समय दिखाई पड़ते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो लोग रीतियों से अलग यानी लक्षण ग्रंथ या कहीं न कहीं जो श्रृंगार पर ग्रंथ हैं या काव्यांग निरूपित ग्रंथ हैं, उनसे कहीं न कहीं अपने को अलग रखकर यदि रचना करता है, स्वतंत्र रूप से रचना करता है, तो उस तरह के रचनाकार को रीति मुक्त रचनाकार कहा जाता है। और ठीक जहाँ दोनों का सम्मिश्रण दिखाई पड़े, कहने का तात्पर्य यह है कि रीति या लाक्षणिक ग्रंथों के विषय में जानकारी तो रखता हो, लेकिन उसका लेखन में प्रयोग न करता हो। तो इस तरह के जो भी रचनाकार मिलेंगे, वो रीति सिद्ध के अंतर्गत रखे जाएँगे। रीति सिद्ध जो धारा होगी, रीति सिद्ध धारा के अंतर्गत उन्हें कहीं न कहीं आश्रय दिया जाएगा। तो इस दृष्टि से हम इसके 3 भाग को देखते हैं और अलग-अलग इन तीनों की अपनी विशेषताएँ हैं, तो हम विशेषताओं पर गौर करेंगे। विशेषताएँ बहुत कुछ यह निर्भर करती है कि उस समय की जो योजना थी, जो उस समय के रचनाकार या जो भी साहित्यकार की जो एक मनोदशा थी या जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस साहित्यिक विशेषताएँ जो थीं, वो किस तरीके की बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये हम बहुत कुछ विशेषताओं को पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें जानकारी उपलब्ध कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम रीतिबद्ध जो काव्य है उसकी विशेषता को देख लेते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत किस तरह की विशेषताएँ हमें देखने को मिलती है। रीतिबद्ध काव्य की जो विशेषता है, पहली जो विशेषता इसमें बताई गई है वो है कवि कर्म और आचार्य कर्म का समन्वय। कवि कर्म और आचार्य कर्म का समन्वय से कहने का तात्पर्य है कि ये जो इसमें जो लेखन कार्य करने वाले जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वो मूलतः काव्य शास्त्रीय दृष्टि को ध्यान में रखकर रचना करते हैं। यानी उनके अंदर काव्य शास्त्रीय पद्धतियों, चाहे वो गुण हो, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो अलंकार हो, इस तरह के पहलुओं को खासकर अपनी रचनाओं में शामिल करते हैं और चाहे वो रस हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो अलंकार हो, इसका कहीं न कहीं अत्यधिक रूप में सूत्रों में या अध्यायों में कहीं न कहीं उसका सृजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह के जो भी आचार्य कवि कहलाए हैं, वो अपनी प्रखरता से अपनी एक खास स्थिति देख देख दिख दिखाते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कवि कर्म है, वो आचार्य कर्म का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। यानी जो कवि हैं, इतने ज़्यादा काव्य शास्त्रीय गुणों को अपने रचनाओं में उद्धृत करते हुए नज़र आते हैं कि उन्हें आचार्य की उपाधि भी दी जाती है और दोनों का समन्वित रूप उनके अंतर्गत देखने को मिलता है। इस काव्य धारा के अंतर्गत एक जो विशेषता अलग देखने को मिलती है वो है श्रृंगारिकता की। यानी श्रृंगारिक रचनाओं का अत्यधिक प्रयोग करते हैं और श्रृंगार में जो दोनों पक्ष आता है, संयोग पक्ष हो या वियोग पक्ष हो, उन दोनों पक्षों का कहीं न कहीं इस्तेमाल अपनी रचना के अंतर्गत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है सौंदर्य चित्रण का। यानी सौंदर्यपरक जो भी चित्रण होता है, चाहे वो काव्यगत सौंदर्यता की चीज़ हो या भाषा के स्तर पे जो सौंदर्यता की चीज़ हो,
तो ये सौंदर्य चित्रण करने में ये लोग काफ़ी प्रखर हैं। तो इस तरह से एक विशेषता के रूप में ये हम देख पाते हैं कि जो सौंदर्य चित्रण का जो रूप है यहाँ पर स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से अलंकारिक ग्रंथों का सृजन हमने बताया कि इस समय के जो रीतिबद्ध जो रचनाकार हैं वो काव्य शास्त्रीय जानकारी काफ़ी रखते हैं और काव्य शास्त्रीय जानकारी होने के नाते वो रस पर आधारित ग्रंथों का प्रणय करते हैं या छंद पर आधारित ग्रंथों का या अलंकार पे आधारित ग्रंथों का या काव्यांग के और भी जो पक्ष हैं उन पर कहीं न कहीं अपनी लेखनी चलाते हैं। तो इस तरीके से इस दौर में श्रृंगारिक और अलंकारिक ग्रंथों का सृजन बहुतायत संख्या में देखने को मिलता है। इसी तरीके से काव्य के रूप में चाहे वो प्रबंध काव्य हो या मुक्तक काव्य, दोनों का इस्तेमाल इस समय के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी उनकी रचनाएँ दोनों रूपों में देखने को मिलती हैं, प्रबंध में भी और मुक्तक काव्य के रूप में भी। इस समय के जो रचनाकार हैं वो नारी चित्रण में नारी का जो चित्रण है वो या तो विलासिता के रूप में दिखा रहे होंगे या तो अंगोपांग वर्णन के रूप में दिखा रहे होंगे। आप अक्सर देखेंगे भी कि जो रीतिकाल के जो रचनाकार हैं, वो रचनाकार स्त्रियों को अपनी रचना के केंद्र में लाते हैं, तो वो उनका ज़्यादातर यही प्रकट करने की स्थिति होती है कि स्त्री के जो अंगों का वर्णन किया जाए या उनके विलासी स्वरूप का वर्णन किया जाए। नारी यहाँ पर एक भोग्या की दृष्टि से देखी जाने वाली एक तत्व के रूप में प्रस्तुत होती हुई दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का उद्दीपन रूप यहाँ पर चित्रित होता है। उद्दीपन कहने का मतलब जो कहीं न कहीं रचना को उत्प्रेरित करे, भावों में उसमें उद्दीप्तता प्रदान करे, तो प्रकृति यहाँ पर उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत हुआ है और उद्दीपन के रूप में कहीं न कहीं इसका प्रयोग करते हुए रचनाकार बहुतायत मात्रा में प्रकृति का वर्णन करते हुए नज़र आएगा। यहाँ तक कि प्रकृति के इतने स्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि कभी-कभी तो प्रकृतिवादी रूप स्पष्टतः होने लगता है इन रचनाकारों की। तो प्रकृति का यहाँ पर इस्तेमाल रचनाकार अपनी रचनाओं में बखूबी करता हुआ नज़र आता है। इसके अतिरिक्त समाज से विमुख जो कविता का सृजन है वो दिखाई पड़ता है, यानी यहाँ पर सामाजिक तत्व बिल्कुल नदारद रहता है क्योंकि यह राजाओं के आश्रय में रहकर कवि रचनाकार रचना की करता हुआ नज़र आता है। यानी जो रचनाकार है वो राजाओं के आश्रय में रहकर रचना कर रहा होता है। इसलिए वह समाज के जो जन लोग हैं, जो सामान्य जन लोग हैं, उन लोगों से वो कटा हुआ अपने को महसूस करता है और इसीलिए इनकी जो रचनाएँ हैं वो साधारण जन के केंद्र बिंदु में नहीं दिखाई पड़ती या ना ही वो साधारण जनता के समझ में आने वाली रचनाएँ होती हैं, बल्कि ये केवल भोग विलास और राजाओं के प्रशस्ति गान इस तरह की रचनाओं को कहीं न कहीं केंद्र बनाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से प्राश्रयिता की भावना होती है, यानी कहीं न कहीं अत्यधिक अर्थलोलुपता, जहाँ पे धन की कहीं न कहीं माँग बढ़ती है, धन की को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो इस तरह की भावना इस समय के कवियों के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त रीतिबद्ध कवियों के श्रृंगारिक कविताओं के आलंबन स्वरूप राधा कृष्ण की उपस्थिति देखने को मिलती है। खासकर आप पद्माकर को देखेंगे तो वहाँ पर राधा कृष्ण केवल एक उपस्थिति मात्र है। राधा कृष्ण का आधार लेकर वह कहीं न कहीं अपने जो राजाश्रित राजा है, उन्हीं का वर्णन कर रहा होता है। वो कहीं न कहीं राधा और कृष्ण की स्थिति को वो केवल आलंबित रूप में प्रस्तुत करता है। बाकी उसका जो कहने का नज़रिया है वो श्रृंगारिक है, वो विलासी है। तो इस तरह की स्थिति इस समय के कवियों या रचनाकारों में बखूबी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त भक्ति, नीति और रस जो वीर रस की जो रचनाएँ हैं वो भी देखने को मिलती है कि किस तरीके से भक्ति और रीति की रचनाएँ यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त अभिव्यंजना की जो पद्धति है उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर रचनाकार दिखाई पड़ते हैं, यानी जो व्यंजित जो रचनाएँ हैं, व्यंजित जो भाव हैं रचना के अंतर्गत
उसका प्रयोग यहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से किया जाता है। छंदों का प्रयोग भी बखूबी, अलग-अलग छंदों का अलग-अलग रूप में प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस समय के जो रचनाकार हैं, वो ब्रज भाषा की ही रचनाओं को प्रधानता प्रदान करते हैं, यानी भाषा इनकी अगर देखा जाए तो ब्रज प्रधान है, यानी ब्रज भाषा में ये लोग अपनी रचनाओं को प्रश्रय करते हैं। अब हम दूसरी काव्य धारा है, रीतिसिद्ध काव्य धारा, उस पे बात कर लेते हैं। तो रीतिसिद्ध काव्य धारा कहने का मतलब है, वे कवि जो लाक्षणिक जानकारियाँ तो रखते हैं, यानी काव्यशास्त्रीय जानकारी तो रखते हैं, लेकिन अपनी रचना में काव्यशास्त्रीय पद्धति का कहीं न कहीं इस्तेमाल नहीं करते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी वो अपनी रचना या लेखन में कहीं पर भी लाक्षणिक या कहीं न कहा जाए तो ना तो अलंकार का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे, ना ही छंदों का प्रयोग, छंदों पर बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे, ना ही रसों के अलग-अलग जो रूप हैं, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे श्रृंगार के वो विरह या संयोग पक्ष हो, तो ये पक्षों पर कहीं न कहीं वो बात करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, बल्कि वो स्वतंत्र और लाक्षणिक स्वरूपों को मिला-जुला कर वो बात करते हुए नज़र आते हैं। तो इसकी जो विशेषता देखने को मिलती है, वो विशेषता हम देख लेते हैं, जो रीतिसिद्ध काव्य धारा की जो विशेषता है। पहला बिंदु है कि ये मध्यमपंथी काव्य हैं। मैंने ज़िक्र भी किया कि ये दोनों का मिश्रण इनमें देखने को मिलेगा। ये ना तो पूर्णतः स्वतंत्र ही दिखेंगे और ना ही पूर्णतः ये लाक्षणिक रचनाओं का कहीं न कहीं इस्तेमाल करते हुए या लाक्षणिक रचनाओं का लेखन प्रस्तुत करते हुए ही नज़र आएँगे। यानी शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण तो नहीं, लेकिन इनका लेखन ऐसा बन पड़ा है कि उसमें किसी भी काव्यांग के उदाहरण को हम देख सकते हैं। यानी काव्यांगों के उदाहरण को हम देख और समझ सकते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण करते हुए नहीं नज़र आते। दूसरा बिंदु इसमें है कि स्वतंत्र कवि व्यक्तित्व होता है, यानी ये लोग किसी के आश्रय में ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, किसी राजा के आश्रय में ज़रूर रहेंगे, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो स्वतंत्र है, अर्थात रीति के केवल संकेत ग्रहण करते हैं। भाव एवं कल्पना का बंधन है वो स्वतंत्र ढंग से व्यक्त करते हैं। यानी इनके ऊपर कोई थोपी हुई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। काव्यशास्त्री जो पद्धतियाँ हैं वो इनके ऊपर हावी दिखाई नहीं पड़ती। ये जानते तो ज़रूर हैं, संकेतों के माध्यम से ये अपनी रचनाओं में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसको पूर्णतः ग्रहण करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। अगली जो विशेषता देखने को मिलती है वो है कवि गौरव के अभिलाषी, यानी ये लोग अपने को कवि या शिक्षक या आचार्य बनने की होड़ में दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि एक साधारण कवि के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। यानी जिस तरीके से रीतिबद्ध धारा के रचनाकार हैं, रीतिबद्ध धारा के जो रचनाकारों में एक होड़ है कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ या जो काव्यशास्त्री ग्रंथ हैं, जो काव्यशास्त्री जो लक्षण हैं, उनकी प्रस्तुति हम बहुतायत मात्रा में करें या बहुतायत रूप में करें, तो इस तरह की एक होड़ उनके अंदर देखने को मिलती है और क्लिष्ट से क्लिष्ट भाषा को वो अपने रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं पर भी रीतिसिद्ध जो रचनाकार हैं, उनके अंतर्गत देखने को कहीं पर भी नहीं मिलती। इसीलिए वो जनसाधारण के थोड़े बहुत करीब भी दिखाई पड़ते हैं। अगला बिंदु है कि अभिनव कल्पना विधान इनके अंतर्गत देखने, अभिनव कल्पना विधान यानी सामान्य जनजीवन की स्थितियाँ भी इनके यहाँ देखने को मिलती है और ये सामान्य जनजीवन के विषय को भी कहीं न कहीं अपनी रचना के अंतर्गत शामिल करते हुए नज़र आते हैं। जो कल्पना है उनकी वो सामान्य जनजीवन को भी जोड़ती हुई नज़र आती है। ये मुक्तक शैली को ज़्यादातर ग्रहण करते हैं, यानी मुक्तक शैली में बातों को कहना इन्हें पसंद है, तो इसलिए मुक्तक शैली का ये इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रीतिशास्त्रीय विषयों का प्रणयन ये करते हैं, यानी रीतिशास्त्रीय जो विषय हैं उनका प्रणयन तो करते हैं, उनको कहीं न कहीं सृजन के रूप में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन केवल संकेतों के माध्यम से, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, तो इसका पूर्णतः लादा हुआ या थोपा हुआ रूप में इस्तेमाल नहीं करते हुए दिखाई पड़ते हैं। श्रृंगारिकता का कहीं न कहीं भाव इनके अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी श्रृंगार के जो पक्ष दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो संयोग हों, चाहे वो वियोग हों, दोनों रूप यहाँ पर देखने को बहुतायत मात्रा में मिलेंगे भी।
अलंकारों का भी प्रयोग ये बहुत रूप में करते हैं। इसी तरीके से भक्ति और नीति प्रधान तत्व भी इनके यहाँ देखने को मिलते हैं। खासकर आप बिहारी के दोहों को देख सकते हैं, जहाँ भक्ति के भी गीत मिलते हैं, यानी भक्ति के भी रूप मिलते हैं और नीति के भी स्वरूप देखने को मिलते हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष का सामंजस्य, यानी दोनों रूप यहाँ पर शामिल कर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, भाव पक्ष भी और कला पक्ष भी। तो इस तरीके से हम रीति सिद्ध जो विशेषता है, रीति सिद्ध कवियों की या काव्य की जो विशेषता है, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। अब हम रीति मुक्त काव्य धारा की जो विशेषता है उसको देख लेते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा कहने का तात्पर्य है कि जो न तो रीति संबंधी ग्रहणों, यानी काव्यशास्त्री जो मूल्य हैं, काव्यशास्त्री जो विधान है, उसको न तो अपनी रचना के अंतर्गत शामिल करते हुए दिखाई पड़ते हैं और न ही किसी प्रकार की थोपी हुई पद्धति को वो अपनाना चाहते हैं। न ही वो आचार्य की उपाधि लेने की होड़ में दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि रीति बद्ध रचनाकारों के यहाँ देखने को मिलती है। ऐसी कोई भी स्थिति इनके यहाँ नहीं नज़र आती है, बल्कि ये स्वतंत्र होकर अपने लेखन कार्य को प्रणयित करते हुए नज़र आते हैं। तो इनकी जो कुछ विशेषताएँ देखने को मिलती है, वो कुछ बिंदुओं से हम देख लेते हैं। जैसे स्वच्छंद संयत प्रेम का निरूपण, यानी वो बिल्कुल खुले मुक्त भाव से प्रेम को अपने निरूपित करते हुए नज़र आते हैं। यानी उसमें ना तो कृत्रिमता या छिपाव दिखाई पड़ता है, बल्कि प्रेम में शुद्ध हृदय का योग देखने को मिलता है। यानी जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, जो कहीं न कहीं हम उसे एक हृदय का हृदय से मिलन के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कोई बनावटी रूप नहीं नज़र आता, बल्कि वह स्वच्छंद है, वह यथार्थ रूप में देखने को मिलता है। तो स्वच्छंद प्रेम का स्थिति, यानी स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण दोनों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये कवि श्रृंगारिक रचनाओं को लेखन में इस्तेमाल करते हुए जो श्रृंगार के संयोग पक्ष है अथवा वियोग पक्ष है, उन दोनों पर बहुतायत मात्रा में अपनी रचना के अंतर्गत प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। प्रेम का लौकिक रूप यहाँ पर प्रस्तुत होते हुए दिखाई पड़ता है। लौकिक रूप कहने का मतलब है जो आधार है, जो बिल्कुल कहीं न कहीं स्थितियों को वर्णित करते हुए नज़र आता है। जैसे आप राधा कृष्ण के प्रेम को देख सकते हैं। तो ये लोग राधा कृष्ण को प्रतीक बनाकर स्वयं के प्रेम को प्रकट भी करते हैं। यानी जो खुद का जो प्रेम है, आप अगर घराना को देखेंगे तो सुजान एक गणिका थे, उस उनसे प्रेम था, तो उन दोनों के बीच का जो प्रेम है, वो राधा कृष्ण के रूप में प्रतीक बनाकर वो प्रेम को द्रष्टव्य करते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी प्रेम का जो लौकिक रूप है, उसका वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरीके से व्यक्तिपरकता, यानी अपने प्रिय को अपने प्रेम का भाव जो है वो समर्पित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी रचना में इनके व्यक्तिगत जो भाव हैं वो पूर्णतः निखर कर आते हैं। यानी जो इन्होंने अपने जीवन में जो प्रेम के बीच वियोग का भाव या संयोग का भाव को झेला है या देखा है, उसको वो प्रस्तुत करते हुए नज़र आते हैं। यानी व्यक्तिपरकता यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसी तरीके से भक्ति भावना का चित्रण, यानी कृष्ण और राधा को उपलम्भ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए, प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए, उनके भक्ति भावना के रूप में कहीं न कहीं उनको आश्रय देते हैं और ये निवेदन करते हैं कि वो कहीं न कहीं एक ईश्वरीय रूप है, एक आधारिक रूप है और जिस तरीके से उन दोनों के बीच में एक प्रेम का अगाध स्वरूप देखने को मिलता है, वही प्रेम हमारे ही बीच बना रहे, हमारे भी बीच वो स्थितियाँ देखने को मिलती रहें। इसके अतिरिक्त प्रकृति चित्रण का भी रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर प्रकृति का जो चित्रण है वो बहुतायत रूप में देखने को मिलता है। इसी तरीके से मुक्तक शैली का प्रयोग भी ये कवि करते हुए नज़र आते हैं। इसके अतिरिक्त छंद तथा अलंकार का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ पर ज़रूरत होता है, जहाँ आवश्यकता होती है, वहीं पर ये छंदों का प्रयोग या अलंकारों का प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। इनकी भी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा तो हम
जो रीतिकाल के जितने भी रचनाकार हैं, चाहे वो रीतिबद्ध रचनाकार हैं, चाहे वो रीति सिद्ध हो या रीति मुक्त हो, तीनों जो काव्यधारा के रचनाकार हैं, वो सभी ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके से आज हम रीतिकालीन जो तीनों काव्य धाराएँ हैं, उन काव्य धाराओं की विशेषताओं पर बातचीत किए और ये जानने की कोशिश किए कि कौन-सी विशेषता है जो जो धारा है, उस धारा के कवियों को ख़ास बनाती है या उन्हें एक अलग दृष्टि से प्रस्तुत करते हुए नज़र आती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो बिंदु हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः एक नए टॉपिक को लेकर आगे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।